जैसे जैसे कर्नाटक में चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी इस बात में बढ़ रही है कि आखिर यहाँ का चुनावी मिजाज क्या है, लोगों की सोच क्या है। ऐसे में ओपिनियन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई ओपिनियन पोल होते हैं, लेकिन इस सब में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बड़ी ओपिनियन ये होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं उसको ज़मीनी हकीकत जानने वाले जानकर बताएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कई बार ओपिनियंस पर आपकी पहली अपनी पसंद जो होती है वो हावी हो जाती है, इसलिए बैलेंस तरीके से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर सही तरीके से ओपिनियन को समझा जाए, रखा जाए, तो आप विश्वास करिए आपको एग्जैक्ट सही मिजाज पता लगता है। मैं हमेशा निजी उदाहरण की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में इसी तरह जब मैं ज़मीन पर घूम कर आया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का मामला है। दावे अलग अलग थे। बीजेपी का दावा 300 के पार का था, कुछ ऐसा ही दावा अखिलेश यादव भी कर रहे थे। अखिलेश यादव की जो रैलियां थी उसमें जो भीड़ उमड़ रही थी उससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था। उन्होंने प्रदर्शन बेहतर किया पहले से, लेकिन जीत नहीं पाए। बीजेपी ने भी प्रदर्शन शानदार किया, इतिहास रचा। 37 साल से जो नहीं हुआ था सरकार रिपीट कर पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया जो दावा कर रहे थे। लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती। इसकी वजह होती है कि आपको लोगों की नब्ज़ समझ में आ जाती है, मुद्दे समझ में आ जाते हैं। आप तैयार हैं कर्नाटक की नब्ज़ समझने के लिए, जानने के लिए? आइए मैं आपकी इसमें मदद करता हूँ। सबसे पहले तो कई सर्वेज हो रहे हैं, उनको देखिए। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो क्या कह रहे हैं, और ज़मीनी हकीकत मुद्दों के आधार पर। और आप रैलियों में चाहे वो भीड़ के लिहाज से देखें, चाहे लोगों से जब आप सामान्य तौर पर ज़मीन पर जाकर बात करते हैं तो मुद्दों को समझें। इन तीन पहलुओं के आधार पर कोई भी बड़ी ओपिनियन तैयार होती है कि कर्नाटक का मिजाज और माहौल क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि कर्नाटक में चेहरा कौन है। देखिए, ये पहली चीज़ होती है किसी भी चुनाव में, चेहरा कौन है ये इस बात को तय करता है कि उस राजनीतिक दल की क्या हैसियत है। कर्नाटक में सीएम की पहली पसंद कौन, सीएम चेहरे की रेस में कौन सा नाम सबसे आगे दिखता है। इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि दोनों ही खेमों ने कई नामों को सामने रखा है, क्योंकि कोई एक स्पष्ट नाम नहीं है। इसके साथ ही जेडीएस का भी अपना पक्ष बेहद मजबूत है। तो आप भूलिए मत कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का चेहरा नहीं, इधर कुमार स्वामी भी है, जेडीएस भी। सबसे पहले ये समझिए कि सीएम की रेस में बसवराज बोम्मई के साथ कौन कौन है। बसवराज बोम्मई सिटिंग सीएम है, उनको हटाया नहीं गया, तो ये माना जाता है हमेशा कि जो सिटिंग सीएम होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बोम्मई से ज़्यादा भरोसा लोग सिद्धारमैया पर दिखा सकते हैं। सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। हालांकि सिद्धारमैया को कड़ी टक्कर डीके शिव कुमार से, अपनी पार्टी के बड़े नेता से मिल रही है। और कुमार स्वामी जो हैं वो भी एक चेहरा रहे हैं, ये भी बोम्मई की चिंता बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये चार बड़े चेहरे तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं: बसवराज बोम्मई, सिद्धारमैया, डी शिव कुमार, कुमार स्वामी। ये इनमें से तीन तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक शिव कुमार हैं जिनको मौका मिलने की उम्मीद है, अभी तक मौका मिला नहीं। अब अगर देखा जाए तो कर्नाटक में इस बार कांग्रेस के पास सीएम चेहरे की भी रस्साकशी रहेगी, क्योंकि इतने नामों के साथ शेट्टार भी भारी उम्मीदों के साथ कांग्रेस में आए हैं। कर्नाटक की सियासत में सबसे अहम और ताकतवर लिंगायत समुदाय को माना जाता है और वोकालिंगा दूसरी सबसे बड़ी जाति है। जेडीएस प्रमुख और पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे डीके शिव कुमार भी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। बीजेपी के पास वोकालिंगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं, लेकिन वो लिंगायत पर बहुत भरोसा करते हैं। लिंगायत बड़े बड़े चेहरे उनके पास है। और इसमें मैं अब एक नाम और जोड़ देता हूँ, वो है जो दिक्कत वोकालिंगा को लेकर बीजेपी की है, वही लिंगायत को लेकर कांग्रेस की थी। इसलिए आप कह सकते हैं थी, क्योंकि जगदीश शेट्टार जैसा बड़ा लिंगायत चेहरा अभी कांग्रेस के साथ आ गया। फायदा कितना होगा नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जगदीश शेट्टार कुछ तो प्रभाव डालेंगे। खासतौर पर उन्होंने कंटेस्ट उसी जगह से किया जहां कांग्रेस ऑलरेडी बहुत कमजोर थी। उसकी बड़ी वजह खुद जगदीश शेट्टार ही माने जाते हैं, हुबली धारवाड़ का जो क्षेत्र है और आसपास की सीटें हैं। तो अब यहाँ पर क्या वो फायदा पहुँचाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी के साथ में वोकालिंगा समुदाय का प्रभावी चेहरा नहीं होना, ये एक बड़ा संकट है। बीजेपी के सामने ये संकट तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसलिए वोकालिंगा प्रभाव के क्षेत्रों में पीएम की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। तो यहाँ पर एक और बड़ा चेहरा आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली सारे चेहरों पर। अगर चेहरों की बात की जाए तो हमने अपना सबसे बड़ा चेहरा कर्नाटक की जनता के सामने रख दिया, वो है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। क्या विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मिलेंगे, बड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प था। वहां पर अपने आप में उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है बीजेपी का, वो अपने आप में सक्षम और बड़ा चेहरा है।
योगी आदित्यनाथ का चेहरा लोकप्रिय भी रहे और उनके चेहरे पर वोट मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कई अन्य राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखने की परंपरा बीजेपी की रही है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश दो बड़े झटके भी रहे हैं और गुजरात जो है वो एक ऐतिहासिक कामयाबी भी रही है। तो गुजरात में तो है ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो सबसे बड़ा चेहरा है, गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा, क्योंकि वो गुजरात के हैं ही, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ चेहरा समझ में आता है। क्या अन्य जगहों पर प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो उसी स्तर पे, खास तौर पर कर्नाटक में बड़ा सवाल है। अगर है तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है ये भी समझना जरूरी है। सीटों के खेल से ही मुख्यमंत्री की बात बनती या बिगड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं वो ओपिनियन जो हमारे साथ बातचीत में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने रखी है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, लेकिन इसको बार बार जानना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दावे मैं बार बार दर्ज करना चाहता हूं और देखेंगे कि इनकी हकीकत क्या निकलती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी चर्चित नाम है पत्रकारिता का। उनकी रायशुमारी को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्होंने तो एक बड़ा दावा कर दिया है, बात साफ कह दी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। शर्मा ने कहा कि मेरे हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी और उन्हें वहां पर 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं। पंकज शर्मा जी ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर भारत यानी हिंदी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर स्थिति को भांप चुकी है और इसलिए वो अब दक्षिण भारत में बहुत तेजी से घुसने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए वो पिछले कुछ महीनों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। हालांकि इसको काउंटर भी किया गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो बिल्कुल अलग राय रखते हैं पंकज शर्मा जी से। उनका कहना है कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए संकट की बात है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, कहना बहुत जल्दबाजी है। कर्नाटक में लिंगायत, वोकालिंगा, कोरबा, मुस्लिम जैसे वोट बैंक में विभाजन है, वहाँ प्रभुत्व की लड़ाई है और सबके अपने अपने नेता हैं। ऐसे में अभी कर्नाटक के बारे में अंतिम राय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन डीके शिवकुमार कांग्रेस की कमान संभालेंगे तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। तो वो एक दावा कर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि कांग्रेस यहां पर मजबूत हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह उठाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, वो देश के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनकी रायशुमारी आप तमाम टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं। तो सलाहकार संपादक भी हैं अमर उजाला के। विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा है कि कर्नाटक में भाजपा का कोर वोट बैंक लिंगायत ही रहा है। भाजपा 2013 में इसलिए हारी क्योंकि येदुरप्पा पार्टी से बाहर निकल गए थे और जब 2018 में भाजपा ने येदुरप्पा को वापस लिया तो पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। कर्नाटक में वोकालिंगा का वोट बैंक जेडीएस के पास है। अब भाजपा वोकालिंगा पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है, यानी ये मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री की रेस इन्हीं दो समुदायों के चेहरे पर खत्म होगी। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बड़ा सवाल यह कि वोकालिंगा का कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ता बीजेपी के पास में। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक के लोगों का एक मिजाज है, वो फैसला कर लेते हैं, उसी हिसाब से वोट देते हैं, पर जातियों का कितना जोर रहता है ये भी समझना जरूरी है। उससे पहले मैं दो रायशुमारियां आपके सामने और रखना चाहूँगा। एक है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, उन्होंने अपनी जो बात रखी उसने तो चौंका दिया था। उनका दावा ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा उनका दावा है। और वो कहते हैं कि इसके पीछे कई सारे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे बहुत हावी हो रहे हैं, खासतौर पर करप्शन का मुद्दा। वो मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से बीजेपी को ये नुकसान हो सकता है। अशोक वानखेड़े बड़ा चर्चित चेहरा है, उनकी भी बड़ी रायशुमारी को सुना जाता है, टेलीविज़न की बहस में आप उनको बहुत देखते हैं। तो अशोक वानखेड़े जो हैं वो अमर उजाला के कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में कई बार अपनी राय रख चुके हैं। यहीं पर बातचीत करते हुए मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, इसी रायशुमारी में उन्होंने अपनी बातचीत रखते हुए कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि 50 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 70 सीटों पर सिमट जाएगी। तो लगभग वो उसके आसपास का आंकड़ा बता रहे हैं। अब आप 70 कहें 50 कहें, कुल मिलाकर ये है कि ये दोनों बड़े पत्रकार भी बीजेपी के सिमटने की बात कहते हैं। तो क्या कर्नाटक में बीजेपी के सामने संकट है? निश्चित तौर पर कई मुद्दे हैं जो संकट की तरफ इशारा करते हैं। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इनमें सबसे ज़्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख हैं, यानी 84%। फिर उसके बाद मुस्लिम जो है वो 79 लाख हैं, 12.91%। ईसाई 11 लाख 1.87%। जैन 4 लाख हैं, 0.72% हैं। लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है, इसके बाद वोकालिंगा आता है, SC ST हैं, तो ये और ओबीसी वर्ग है। ये सारे समीकरण हैं। आप समझ रहे होंगे कि कर्नाटक में जाति समीकरण और धर्म के समीकरण क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स में डिटेल में आपको ये जानकारी दी। इसमें फिर मुसलमानों का जो फैक्टर है उसको भी देखा जाता है, मुस्लिम वोटर्स को भी देखा जाता है।
हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा है, ये सबको पता है, तो वहाँ पर पोलराइजेशन से वोट मिल पाएगा, इसीलिए आप इतना बड़ा मुद्दा वहाँ पर देखते हैं। तो ये जातीय समीकरण है, जितने मुद्दे आप उठते हुए देख रहे हैं उसके पीछे ये गुणागणित होता है कि किसकी आबादी कितनी है, कौन कितना प्रभावशाली है। लिंगायत समाज सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, इसलिए लिंगायत समाज पर बहुत फोकस जो है वो बीजेपी कर रही है, और उनके पास बड़े चेहरे, येदुरप्पा भी हैं, सबसे बड़ा चेहरा लिंगायत समुदाय का है। जेडीएस की पूरी राजनीति वोकालिंगा के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि एच.डी. देवेगौड़ा और कुमारस्वामी वोकालिंगा समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। अब कांग्रेस की बात की जाए तो जगदीश शेट्टार नंबर 2 माने जाते हैं, लिंगायत समुदाय के नेता माने जाते थे, अब देखना होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि बीजेपी का वो समर्थक वोटर था जो उनके साथ जाता था, उनके जाने से वो गए हैं, हमारा कार्यकर्ता और वोटर नहीं गया। ये उन्होंने एक रैली में भी कर्नाटक में ही कहा है। तो शेट्टार क्या लिंगायत वोटर्स को भी साथ ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वोकालिंगा समुदाय की तरफ से डी शिव कुमार बड़ा चेहरा है, तो डी शिव कुमार क्या जेडीएस को चुनौती देंगे और इधर जगदीश शेट्टार क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर जो मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक ज़मीन रही, उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, ये कुछ बातें हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो बड़ी बात है वो है सिद्धारमैया का भी चेहरा। सिद्धारमैया भी ऐसा नहीं है, हालांकि देखिए भ्रष्टाचार, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं रहा जो भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरा नहीं रहा। जगदीश शेट्टार को लेकर ज़रूर राहुल गांधी ने भी एक टिप्पणी की थी कि इन्होंने 40% कमीशन नहीं लिया, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए इनको कांग्रेस में आना पड़ा, तो उनको भ्रष्टाचार मुक्त होने का एक सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन लगभग सभी जो मुख्यमंत्री रहते हैं कर्नाटक में, उन पर ये आरोप लगते रहे हैं, कार्रवाइयाँ होती रही हैं। कर्नाटक में 13 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। प्रत्याशियों ने 20 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए, 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की गई, 24 अप्रैल तक नाम वापस लिए गए। 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए राज्य में 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को राज्य के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। तो 224 में से जो भी जादुई आंकड़ा छू लेगा, अब अगर पंकज शर्मा जी की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जादुई आंकड़ा छू रही है कांग्रेस। उन्होंने कहा है कि 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, और अगर जादुई आंकड़े की बात करें तो दावे को अगर उलट करके देखें तो 50 सीटों पर सिमटने या 50 से 70 सीटों पर सिमटने के अशोक वानखेड़े, प्रेम कुमार के दावे इस ओर इशारा करते हैं कि फिर जेडीएस और कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए रहने वाला है। हालांकि जब तक चुनावी नतीजे नहीं आते कुछ भी कहना मुश्किल है, और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दनादन रैलियां हो रही हैं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, पोलराइजेशन कितना होता है, क्योंकि कुछ जगह पर यह भी आप दावा देख रहे हैं कि बीजेपी को ज़बरदस्त सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मैं किसी दूसरे ओपिनियन पोल या किसी अन्य लोगों द्वारा जो जारी किए जा रहे हैं ओपिनियन पोल, उनको आपके सामने नहीं रख रहा हूं। मैं सिर्फ वही बातें रख रहा हूं जो मेरे शोज़, मेरे कार्यक्रम के दौरान या हमसे बातचीत करते हुए वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा बात सामने आई है, जिनको थोड़ा ज़मीनी हकीकत की जानकारी है, उन्होंने जो बात रखी है, तो उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि सीएम की रेस में तो 3-4 चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोनों ही तरफ से ये चुनाव के बाद तय होगा कि किसकी कितनी सीटें आईं, किसने कैसा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ, जगदीश शेट्टार अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी दिला देते हैं कांग्रेस को, मान लीजिए, तो जगदीश शेट्टार भी इस दौड़ में का हिस्सा बन सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डीके शिव कुमार कितना झटका देते हैं जेडीएस को और बीजेपी को भी, वोकालिंगा समुदाय के कितने वोटर्स आते हैं, या सिद्धारमैया अपने क्षेत्र में कैसा कार्य करते हैं, और फिर बाद में विधायकों का समर्थन किनके साथ रहता है, ये कांग्रेस के लिहाज से तय करेगा। तो वहीं बम्बई अगर सरकार को बचा ले जाने में कामयाब होते हैं तो बम्बई का चेहरा अपने आप में मजबूत चेहरा है। येदुरप्पा की बात को बहुत माना गया, जगदीश शेट्टार की नाराजगी को उनके प्रभुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है, तो फिर येदुरप्पा जिसको कहेंगे वो खुद बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रहे हैं, उम्र का भी तकाजा है, अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिलवाया, इसमें कामयाब हुए हैं, तो उनके बेटे किस तरह की राजनीति में होंगे। अब टिकट दिलाना अभी चुनौतीपूर्ण था, तो वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आ जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी बसवराज बोम्मई जो है वो अभी सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पे सीएम और 40% कमीशन जैसे बहुत सारे दाग जो है वो कांग्रेस लगाती रही है कथित तौर पर। तो देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या विचार करती है। ये एक दिलचस्प ओपिनियन थी जो ओवरऑल अभी तक कई लोगों से बातचीत करने के बाद में सामने आई। लेकिन आपकी राय यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब आप कोई राय रखते हैं तो वो भी बड़ी महत्व की होती है। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी राय रखें, आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। अभी मैं बाद में इसको ज़रूर एनालाइज करूँगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आप अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर रखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर